गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग देखेंगे आज 15 जुलाई का द हिंदू। फर्स्ट न्यूज क्या है? मुद्रास्फीति के आंकड़े आए हैं तो मुद्रास्फीति कम हो गई है। कितनी? 2.1%। हमें यहाँ पर कुछ चीज़ें समझनी है। कम ज़्यादा तो होती रहती है, रीजन हमें पता होना ज़रूरी है। फर्स्टली वी अंडरस्टैंड मुद्रास्फीति क्या होती है। मुद्रा प्लस स्फीति दो चीज़ों से मिलकर बनी है। इसका मतलब मुद्रा जब हल्की हो जाती है, मतलब मुद्रास्फीति का मतलब मुद्रा यहाँ पर हमारे क्या है? भारत की रुपया की मुद्रास्फीति से मुद्रा की परचेजिंग पावर में कमी आती है। परचेजिंग पावर क्या होता है? क्रय क्षमता। में कमी आ जाती है। इस तरह से एक तो हम कह सकते हैं। अभी परचेजिंग पावर या क्रय क्षमता ये क्या होता है? जैसे 1 जनवरी को आपने खरीदा पार्ले। वंस अगेन पार्ले का एग्जाम्पल ठीक लग रहा है, और वो मिला हमें 10 रुपये का। वही पार्ले हमने 1 दिसंबर को खरीदा, वो मिला हमको 11 रुपये का। ठीक है, तो अब क्या हुआ? मुद्रा की क्रय क्षमता कम हुई कि नहीं हुई? कैसे? अभी 10 रुपये की कैपेसिटी क्या थी? क्रय क्षमता थी कि एक पार्ले बिस्कुट खरीद सकता था। 10 रुपये में एक पार्ले बिस्कुट मिल जाता था पूरा, जो पैकेट आता है। अब क्या है? 10 रुपये में अब यहाँ 1 दिसंबर को तो नहीं मिलेगा, अब आपको देना पड़ेगा 11 रुपये। तो मुद्रा की क्रय क्षमता क्या हुई? यही है, कम हो गई। मुद्रा की क्रय क्षमता में कमी हुई 1 जनवरी से 1 दिसंबर के बीच में, क्योंकि वही पार्ले हमें अब 11 रुपये में खरीदना पड़ता है। इसको दूसरी तरीके से अगर हम कहें, दूसरा पॉइंट ये हो जाता है, वस्तुएं या सेवाएं दोनों चीज़ें महंगी हो जाती हैं। आम आदमी की भाषा में कहें तो क्या होगा? महंगाई बढ़ गई है। जैसे घर में हम लोग कहते हैं आटा चावल, जब सब्जी महंगी हो जाती है विशेष रूप से, कि सब्जी बताइए 10 रुपये में किलो चल रही थी, तुरई या टमाटर मान लीजिए, टमाटर 20 रुपये किलो चल रहा था, अब हो गया 25 रुपये किलो, तो कहते हैं महंगाई बढ़ गई। तो यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है कि अब 20 रुपये का 1 किलो मिलता था, और जब वो 25 का हो गया तो 20 रुपये में 1 किलो तो नहीं मिलेगा, मतलब 1 किलो से कम मिलेगा। तो मुद्रा की जो खरीदने की क्षमता थी वो घट गई। तो यही है क्रय क्षमता में घटोतरी। और वैसे ही बढ़ोतरी हो जाती है। जैसे मान लीजिए 20 रुपये का 1 किलो मिल रहा था टमाटर, फिर क्या हुआ? 15 रुपये में 1 किलो मिलने लगा। तो अब क्या हुआ? ये क्या हुई? क्रय क्षमता में वृद्धि हो गई। अब 15 रुपये में 1 किलो मिल रहा है, मतलब 5 रुपये हमारे बच जा रहे हैं। तो क्रय क्षमता में क्या हुई? वृद्धि। ये हो गई मुद्रास्फीति, जो हमें समझनी थी। इस समय जो मुद्रास्फीति घटी, उसका कारण क्या है? मुद्रास्फीति घटने का कारण से पहले एक बात हमें समझनी पड़ेगी, कम से कम। मुद्रास्फीति तो समझ लिए, मुद्रास्फीति मापन कैसे होता है? मुद्रास्फीति के मापने की दो विधियां यूज में की जाती हैं इस समय। एक है CPI और दूसरा है WPI। ये क्या है? होलसेल प्राइस इंडेक्स।
और ये है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। बेसिक डिफरेंस ये है, ये जो होलसेल प्राइस इंडेक्स है, थोक स्तर पर कितनी महंगाई हुई, क्योंकि सामान्य वस्तुएं जब थोक स्तर में खरीदते हैं, मतलब बहुत बड़ी मात्रा में, तो उसको बोलते हैं होलसेल। तो थोक स्तर में महंगाई नापता है ये। अब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है खुदरा स्तर पर नापता है। खुदरा स्तर मतलब जैसे हम लोग दुकान से खरीद कर लाते हैं सामान, वो तो रिटेल स्तर पर। ये है बेसिकली दोनों में अंतर। हम यहाँ सीपीआई की चर्चा कर रहे हैं। जब सीपीआई का कैलकुलेशन करते हैं तो इसमें वस्तुओं को शामिल किया जाता है। क्या शामिल करते हैं? सीपीआई का वस्तुओं का एक समूह होता है, वस्तुओं प्लस सेवाओं का, जिसको बास्केट बोलते हैं। बास्केट का मतलब वस्तुओं और सेवाओं का एक समूह, कि इतनी वस्तुओं के बाद की महंगाई नापी जाएगी। ठीक है, तो ये समूह जो होता है, इस समूह में एक ग्रुप होता है वेजिटेबल्स का, वेजिटेबल्स एंड फूड्स। ये समूह, इसका जो भारांश है ज़्यादा है। तो इसमें जब परिवर्तन होगा, जैसे यहाँ पर सब्जियां शामिल हैं, दाल, चावल, अंडा, अंडा लिखिएगा, दूध, ये सब शामिल है यहाँ पर, आटा। तो ये इन चीज़ों के दामों में क्या होती है, बढ़ोतरी तेज़ी से होती है और घटोतरी भी तेज़ी से होती है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा मौसम पर निर्भर है। ये मौसम कौन सा चल रहा है इस समय? ये है जुलाई का महीना। आंकड़े आए होंगे जून के। तो अभी कम क्यों हुआ है? क्योंकि अब इस समय सब्जी आराम से सस्ती हुई, सब्जी, दाल और इन सब चीज़ों के जो आइटम्स हैं वो सस्ते हुए हैं, जिसकी वजह से ये आपका इन्फ्लेशन कम हुआ है। तो रीज़न ये रहा, मेन रीज़न है इस जो वेजिटेबल्स और फूड आइटम हैं, इनकी वजह से महंगाई में कमी आई है। ठीक, नेक्स्ट क्या है, सरोजा देवी को लेकर के न्यूज़ है। इनकी मृत्यु हो गई है। ये कौन है? एक्ट्रेस हैं, मशहूर एक्ट्रेस, कन्नड़ एक्ट्रेस हैं ये, जिनकी डेथ हो गई है। नेक्स्ट है, वंस अगेन हम लोगों ने कल देखा था, हिमार्स। ये क्या है? रॉकेट सिस्टम है। और इसका मैन्युफैक्चरर कौन है? अमेरिका है। फुल फॉर्म क्या है? हाई मोबिलिटी हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम। ये क्या है? बेसिकली रॉकेट सिस्टम है जो आर्टिलरी से युक्त है। आर्टिलरी क्या होती है? जो हमलावर सामग्री होती है, उसको बोलते हैं। तो ये इसके बारे में इतनी जानकारी हो गई। अमेरिका ने ये बेचा है। अभी तक दो न्यूज हमारे पास हैं। एक तो इसने ताइवान को दिया था, जो हमने कल परसों पढ़ा। दूसरा आज न्यूज में है, ये ऑस्ट्रेलिया के पास भी है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में एक एक्सरसाइज हो रहा है, आपको याद होगा, अभ्यास हो रहा है, वहीं पर इसको फायर किया गया है, तो न्यूज़ में है। यहीं से लिखते हैं, एक अभ्यास है ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है, उसका नाम है तालिस्मैन सैबर।
ये अभ्यास है, सैन्य अभ्यास, कोई और अभ्यास नहीं समझना है। सैन्य अभ्यास ये हो कहाँ रहा है? वहीं ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है। और भागीदार देश कितने हैं? भागीदार देश हैं 19, इसमें भारत भी है। शुरुआत इस अभ्यास की कैसे हुई थी? इस अभ्यास की शुरुआत हुई थी, यह बाईनियल एक्सरसाइज था, पहले होता था 2005 में यूएसए प्लस ऑस्ट्रेलिया के साथ में होता था। यहाँ पर जो स्ट्रैटेजिक पार्ट ये है कि इस अभ्यास में सैनिक लगभग 35,000 सैनिक, इनको या ट्रूप्स बोल सकते हैं, यहाँ इंग्लिश में बोलते हैं, तो अधिकारी और कर्मचारी मिलाकर 35,000 जो है भागीदार हैं इसमें। तो इतनी संख्या बहुत होती है, भाग ले रहे हैं। तो ये हो कहाँ रहा है? इंडो पैसिफिक रीजन में हो रहा है, मतलब ऑस्ट्रेलिया। तो इंडो पैसिफिक रीजन में इतने देशों के मध्य सहयोग चिंता उत्पन्न करता है। किसके मन में? जो इंडो पैसिफिक रीजन में रूल करना चाहता है। कौन है? चीन, क्योंकि इसमें भारत शामिल है, जापान शामिल है, कोरिया भी शामिल है, इंडोनेशिया भी है, तो मेजर कंट्री यहाँ शामिल हैं। तो चीन के लिए ये मैसेज है कि ये इनका अकेला नहीं है, इंडो पैसिफिक रीजन बाकी देशों का है, सबका रीजन है। नेक्स्ट है भारत का पहला डिजिटल नोमैड विलेज। भारत का पहला डिजिटल नोमैड मतलब घुमंतू होता है, विलेज, इसका नाम है YAKTEN, याकटन, जो कहाँ पर है? सिक्किम में। इसको घोषित किया गया है, याकटन को भारत का पहला डिजिटल विलेज नहीं, डिजिटल नोमैड विलेज घोषित किया गया है। उस गांव की दो जो है प्राथमिकता होंगी, डिजिटल और नोमैड, मतलब वो गांव नोमैड है, उसके बाद डिजिटल है। नेक्स्ट है एक न्यूज है रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर के। नवीकरणीय ऊर्जा, इसके बारे में भारत के कई कमिटमेंट्स हैं। जैसे भारत का कमिटमेंट है वर्ष 2030 तक क्या करेगा? 50% ऊर्जा गैर जीवाश्म ईंधन से उत्पादित करेगा 2030 तक, प्लस 2030 तक 500 गीगावाट ऊर्जा कहाँ से? नवीकरणीय सोर्स से। नवीकरणीय स्रोतों से ये लक्ष्य रखा है भारत ने पेरिस क्लाइमेट में। यहाँ आज न्यूज़ में क्यों है, ये टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट के ऊपर जो आता है वहाँ पर आपको मिलेगा, ठीक है। तो अभी भारत ने 2025 में जुलाई का जो आंकड़ा आया है, उत्पादन कर लिया है, लगभग 500 गीगावाट का उत्पादन हुआ है कुल, लगभग 486 के आसपास है, तो 500 गीगावाट का उत्पादन हुआ, और इसमें से लगभग 50% जो है नवीकरणीय स्रोत से है। तो भारत ने ये टारगेट प्राप्त कर लिया है अभी। अब जैसे जैसे उत्पादन बढ़ता जाएगा, नवीकरणीय ऊर्जा
का जो प्रतिशत है वो बढ़ता जाएगा, मतलब 50% लगभग बना रहेगा। और अब है टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट में से एक टॉपिक है कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट क्यों पीछे छूट रहा है। काफ़ी कम, लैगिंग बिहाइंड, काफ़ी कम रहा, या पीछे छूट रहा है। लैगिंग बिहाइंड मतलब पीछे छूट रहा है, उतना नहीं हो पा रहा जितना होना चाहिए। ठीक है, इसको समझना होगा हमें कई बातों में। पहले तो हमें यही समझे कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट क्या है। तो कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट का मतलब ये है कि जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट करता है, प्राइवेट कंपनीज के द्वारा, प्राइवेट सेक्टर द्वारा निवेश, इसी की बात ये चर्चा में कर रहे हैं। ठीक है, इस निवेश को पर चर्चा करने से पहले इसके बारे में कुछ बेसिक जानकारी हम प्राप्त करेंगे, फिर इसके निष्कर्ष पर पहुंचेंगे हम लोग। पहली बात यहाँ पर समझना होगा हमें जीडीपी के बारे में। जीडीपी क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये क्या होता है? डोमेस्टिक का मतलब क्या है यहाँ पर? पहले तो इस ग्रॉस तो टोटल हो जाता है, प्रोडक्ट उत्पाद, उससे पहले हम डोमेस्टिक समझ लेते हैं। डोमेस्टिक का मतलब देश के अंदर, इतनी बात है। प्रोडक्ट का मतलब होता है उत्पाद। कुल उत्पाद कितना है? ग्रॉस प्रोडक्ट, कुल उत्पादन। उत्पाद क्या होगा? उनको सारा जोड़ेंगे तो कुल उत्पादन आएगा। किसका कौन से उत्पाद हैं? दो। कौन से? एक तो होते हैं उत्पाद, होते हैं दो, वस्तु, वस्तुएं और सेवाएं। अर्थव्यवस्था में दो ही चीज़ों का उत्पादन हो रहा है, या तो वो वस्तु है या तो वो सेवा है। ठीक है, इनका कुल उत्पादन, वस्तु और सेवाओं का कुल उत्पादन कब? एक समय पर बताना पड़ेगा कि कब तक का भाई कुल उत्पादन करना है। 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, तो हम बताएंगे 1 साल का। 1 साल का, 1 साल इस समय हम लोग डिफाइन कर रखे हैं। हम कैलेंडर ईयर नहीं लेते हैं, जनवरी से दिसंबर को नहीं लेते हैं, बल्कि हम 1 अप्रैल से स्टार्ट करते हैं और 31 मार्च तक का पीरियड होता है हर साल का। ठीक है, यहाँ पर जो वस्तुएं और सेवाएं समझी गई, वस्तुएं कौन सी होंगी इसके बारे में स्पेसिफिक है, अंतिम वस्तुएं। एक एक शब्द का मतलब समझ लेंगे तो आप समझ पाएंगे पूरी बात। अंतिम वस्तुएं कौन सी होती हैं? जो उपभोग होती हैं। इसको समझना है अंतिम वस्तु को। तो जैसे फॉर एग्जांपल आप कार का एग्जांपल ले लीजिए। टायर है, जैसे कार में लगता है टायर। टायर से बेहतर है इंजन ले लीजिए। कार में है इंजन है, तो इंजन क्या अंतिम उत्पाद है? नहीं है, क्योंकि उपभोग नहीं हो रहा है अंतिम में इसका। अंत में इंजन लगेगा कहाँ? इंजन लगेगा कार में। कार का है तो कार में, जिसका हो उसमें लगेगा। फिर कार की कीमत हुई 4 लाख रुपए, मान लीजिए मिडिल क्लास की कीमत, मिडिल क्लास कार 4 लाख रुपए की। अब सोचिए 4 लाख में तो इंजन की कास्ट भी जुड़ गई होगी ना। कंपनी ने पे किया होगा, किसी कंपनी से खरीदा होगा, कार वाली कंपनी ने। मान लीजिए यहाँ सुजुकी है। ठीक है, तो इस इंजन की कीमत अगर हम दोबारा एक बार जोड़ लेंगे पहले से, तो डबल एंट्री हो जाएगी। डबल एंट्री से तात्पर्य 2 बार जोड़ना पड़ेगा। जैसे एक बार इंजन का आपने जोड़ लिया, और कार में भी तो इंजन की कीमत शामिल है ना। तो 4 लाख मान लीजिए, इंजन मान लीजिए था 1 लाख रुपए का। ठीक है, तो उत्पाद हम काउंट कर रहे हैं, तो इसको भी जोड़ लिया, इसको भी जोड़ लिया, कुल हो गया 5 लाख। तो ये गलत नहीं हो जाएगा?
एक ही चीज़ की कीमत दो बार जोड़ ली गई, क्योंकि कार में तो इंजन लगा हुआ है और इंजन की कीमत इसमें जुड़ी होगी, तो इसलिए यहाँ पर इंजन की कीमत नहीं जोड़ेंगे, हम केवल लिखेंगे 4 लाख। तो ऐसे ही ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या हुआ, एक वर्ष में देश की सीमा में उत्पादित होने वाली अंतिम वस्तुओं और सेवाओं की कुल कीमत क्या है, की कीमत, इन्हीं की कीमत देखनी है, इनकी कुल कीमत क्या है, वही है जीडीपी। अब एक शब्द में अगर हम देखें, ये तो हमने कुछ परिभाषाओं में बांधा है इसको, तो कुल कीमत कितना है, कुल कीमत वस्तुओं की, मतलब एक वर्ष में जितनी वस्तुएं और सेवाएं उत्पादित हुई हैं, जो बनी हैं, उनकी कीमत जो है वही है जीडीपी। तो जीडीपी को एक शब्द में कहे तो कुल कीमत वस्तुओं और सेवाओं की जो एक वर्ष में बनी है, यह है जीडीपी। अब इसको कैलकुलेट करने के अलग अलग तरीके हैं। जीडीपी गणना, 3 मेथड्स हैं। एक है उत्पादन विधि और दूसरी है आय विधि, तीसरी है खर्च विधि। देखिए, कोई भी चीज़ जब उत्पादित होती है तो उत्पादन के लिए 4 फैक्टर चाहिए होते हैं, ठीक है। उत्पादन करना है आपको, कोई भी चीज़ उत्पादित करना चाहें तो इसके लिए 4 फैक्टर होंगे। कितने? 4। इनको हम कारक बोलते हैं हिंदी में, कारक। कौन कौन से 4 फैक्टर हैं? पहले तो आपको ज़मीन लेना पड़ेगा, भूमि, लैंड, आप जो कहिए। दूसरा होगा, आपको श्रम चाहिए होगा, मतलब मानव श्रम, मनुष्य ही तो काम करेगा। तीसरा आपको पूंजी, क्योंकि सबको सैलरी उलरी कहाँ भुगतान कहाँ से करेंगे। चौथा आपको उद्यमिता, एंटरप्रेन्योरशिप चाहिए होगा, उद्यमिता या उद्यमी होगा एक, ठीक है। तो ये 4 फैक्टर मिलकर उत्पादन करते हैं किसी चीज़ का। तो इन चारों के द्वारा तो कुल उत्पादन एक साल का कुल उत्पादन जोड़ लीजिए, वही है उत्पादन विधि। तो हर क्षेत्र का उत्पादन जोड़ लीजिए, प्राइमरी सेक्टर का, सेकेंडरी का, टर्सरी का, जितना उत्पादन होगा वो जोड़ के उत्पादन विधि से निकाल लेंगे, जोड़ लेंगे, वही आ जाएगा। आय विधि में कैसे निकालेंगे? आय विधि में क्या, जैसे कि आपने ज़मीन ली, उत्पादन किया, तो ज़मीन जब आप यूज़ करेंगे किसी का, तो उसके बदले आप जो भुगतान करते हैं उसको बोलते हैं रेंट। उसको कुछ देना पड़ेगा पैसा, दैट इज रेंट। श्रम, आपके यहाँ जो लोग काम करने आएंगे, श्रम आएंगे, मानव काम करेगा, अधिकारी हों, कर्मचारी हों, जो भी हैं, उनके बदले उन्हें कुछ देना पड़ेगा, उसको क्या बोलते हैं? वेतन, सैलरी, इंग्लिश में वेज। इसके बाद आप पूंजी लाएंगे, पूंजी का मतलब पैसा लाएंगे, ज़मीन खरीदना है, वेतन देना है, तो पूंजी लेना पड़ेगा। तो पूंजी जब लाएंगे, पैसा लाएंगे, तो उसके बदले आपको ब्याज चुकाना पड़ेगा, बिना ब्याज के तो कोई देगा नहीं। चौथा है उद्यमिता, आप खुद प्रयास करेंगे, उसके बदले आप लेंगे लाभ। अब ये जो 4 पेमेंट हुए हैं, इन्हीं को कुल जोड़ लीजिए, टोटल, यही होगा जीडीपी, ठीक। क्योंकि किसी वस्तु की कीमत, ये जो हुआ, उसकी कीमत कैसे तय करोगे? जितना आपने भुगतान किया है, इतना आपने भुगतान कर दिया है, प्लस अपना लाभ जोड़ोगे और बेच दोगे, वही वस्तु कीमत हो जाएगी। एक ये होगा तरीका। तीसरा है खर्च विधि, मतलब आप सोचिए ये वस्तु का उत्पादन हो गया, तो जितनी वस्तुएं अर्थव्यवस्था में उत्पादित होंगी उतनी ही तो खरीदी जाएंगी, ज़्यादा तो नहीं खरीद सकते। तो खर्च विधि में क्या होगा, कितना खर्च किया, खर्च करने वाले कितने लोग हैं? 3 लोग। कौन? तो फार्मूला है C+I+G+X-M,
ये होता क्या, 3 लोग होते हैं अर्थव्यवस्था में हमेशा। ये हो गया, ये 3 जो चीज़ें हमने जोड़ी हैं, तीनों क्या हैं, खर्च हैं एक्चुअली। कुल खर्च जो हुआ उसको हमने जोड़ दिया है बस। अब इसको कैसे समझेंगे कुल खर्च में, देखिए ये होगा सी, उपभोग खर्च कितना हुआ, मतलब ये कितने, जैसे कि जो जनता है, आम जनता, उसने जो सामान खरीदा वो भोग करेगी उसका, तो उसने जो खर्च किया उसको हम यहाँ लिखेंगे। जैसे किसी ने फ्रिज खरीदा, 20,000 रुपये पेमेंट कर दिया, तो उपभोग खर्च है। कार खरीदी, कार चला रहे हैं, 50 लाख खरीदी, तो ये उपभोग खर्च हो गया, तो ये हो गया उपभोग खर्च। ये अगला है इन्वेस्टमेंट, निवेश। अब हो सकता है जैसे किसी को लाभ हुआ, उसने कुछ तो उपभोग खर्च में खर्च कर दिया, कुछ पैसा बच गया, तो बच गए वाले पैसे को क्या करेंगे, कहीं लगाएंगे, उद्योग में लगाया, कहीं लगाया, एफडी कर दिया, तो ये इसको बोलते हैं निवेश। एफडी में जाएगा तो बैंक जो है लोन देता है, तो जो पैसा बच गया उपभोग खर्च के बाद, उसको कहीं लगाया जाएगा जिससे कुछ और उत्पादन होगा, तो उसको बोलते हैं निवेश। तो ये हो गया निवेश खर्च। इसी खर्च को उत्पादन खर्च बोला जाता है क्योंकि ये उत्पादन करता है। नेक्स्ट है जी। जी सरकारी खर्च, जो सरकार खर्च करती है, सरकार के द्वारा जो खर्च किया जाता है वो ये हो गया। तो ये तीनों जोड़ लीजिए, आपका हो जाएगा। अब एक्स और एम क्यों लिखा गया ये आपको सोचना पड़ेगा। यहाँ सोचना कुछ नहीं है, एक्स इज एक्सपोर्ट, एम इज इम्पोर्ट। ये निर्यात है, निर्यात का मतलब होता है सामान देश से बाहर जाएगा, आयात में सामान आएगा। ये क्यों जोड़ा गया इसमें, फैक्टर ये है कि देश में वस्तुओं का उत्पादन तो हुआ, उसी पर खर्च हुआ, लेकिन मान लीजिए यहाँ उत्पादन हमने जो पढ़ा था, मान लीजिए 100 रुपये का उत्पादन हुआ, ठीक। अब कुछ लोग तो यही हो सकता है, चलो 80 रुपये, तो 100 रुपये का उत्पादन हुआ तो 80 रुपये तो हमने भारत में लोगों ने खरीदा सामान, 80 रुपये का सामान है, मैं सामान की कीमत लिखा हूँ, तो 80 रुपये का सामान भारत में खरीद लिया। लेकिन एक कंपनी थी, मान लीजिए टेस्ला की, टेस्ला ही कंपनी ले लीजिए, उसने 20 रुपये का उत्पादन किया, कोई भी वस्तु बनाई, लेकिन उसने देश में नहीं बेचा, वो बाहर बेच दिया, मतलब निर्यात हो गया। अब देखिए जो निर्यात हो गया है तो हमारा ही सामान ना ये, इसकी कीमत कैसे जोड़ेंगे, क्योंकि हमने तो खरीदा ही नहीं, तो खर्च में कैसे शामिल करेंगे, इसलिए हम इसमें निर्यात को जोड़ेंगे, प्लस एक्सपोर्ट। ये गया भारत से बाहर। अब एक और प्रॉब्लम तो ये भी हो सकती है ना, कि कुछ लोग थे देश में, मान लीजिए मिस्टर डैनी टाइप के लोग कुछ हैं, इनको देश का सामान अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन इनके पास 1,000 रुपये थे, तो इन्होंने कहा ऐसा है हम विदेशी सामान खाएंगे। यहाँ से आया सामान और कार आई, विदेशी कार, मर्सिडीज़। मर्सिडीज़ खरीदेंगे, 1,000 रुपये हैं तो इन्होंने 500 रुपये तो मर्सिडीज़ कार खरीद ली। अब देखिए खर्च तो इसने किया कंजम्पशन, लेकिन जुड़ेगा कैसे, तो जोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो हमने आयात किया है इसको क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारा जो खर्च हुआ, ये देश में तो खर्च नहीं हुआ, देश में उत्पादन नहीं हुआ ना इसका, तो जो देश में वस्तु का उत्पादन नहीं हुआ वो हम अपनी जीडीपी में नहीं जोड़ेंगे, इसलिए वो वहाँ से घटाया जा रहा है, क्योंकि हमें उन वस्तुओं के बारे में जोड़ना है जो देश में उत्पादित हुई हैं, वो उन पर जो खर्च हुआ है, ठीक है। तो ये पूरा फार्मूला आप समझ गए होंगे, पूछा बहुत जाता है, याद रखेंगे इसको। अब हम आते हैं कि मेन टॉपिक पर। यहाँ पर इन्होंने बताया गया है आर्टिकल में कि भारत में जो निवेश खर्च है, विशेष रूप से निजी सेक्टर के द्वारा जो निवेश है,
वो कम हुआ है पिछले सालों में, पिछले कोरोना के बाद में। क्यों? कारण बताया कि सरकार ने हालांकि प्रयास किया, कम हुआ है, बट सरकार ने प्रयास किया कैसे? सरकार ने प्रयास किया पूंजी खर्च बढ़ाकर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, पूंजी खर्च बढ़ा के, पूंजी खर्च को बोलते हैं कैपेक्स। कैपेक्स इज कैपिटल एक्सपेंडिचर, याद रखेंगे, कभी कभी यही फुल फॉर्म पूछ लेते हैं कैपेक्स क्या होता है। तो कैप मतलब कैपिटल, ई एक्स मतलब एक्सपेंडिचर। ठीक। और क्या किया प्रयास सरकार ने? सरकार ने, जो आरबीआई है उसने क्या किया, ब्याज दरें घटाई। अब ब्याज दरें घटी, इसके बावजूद निजी निवेश कम रहा। क्यों? क्योंकि इन निजी निवेशकों को, जो प्राइवेट सेक्टर है, उनको भरोसा नहीं हो पाया, विश्वास, ट्रस्ट, विश्वास नहीं है हो पा रहा है माहौल पर। इसको रीजनिंग में समझेंगे, कारण कई सारे बताए गए। मान लीजिए सरकार ने खर्च किया पैसा, कैपेक्स, हर साल हम लोग देखते हैं लगभग 10 लाख करोड़ का, 10 लाख करोड़ से प्लस का रहता है बजट में। ठीक है, इसी को एग्जाम्पल में लेते हैं। अब इसने 10 लाख खर्च हुए, होता क्या है कि जो पब्लिक गुड्स होती हैं उस पर खर्च किया गया। पब्लिक गुड्स क्या? जैसे कि सड़क बनाई गई, नेशनल हाईवेज बनाए गए, पोर्ट बनाए गए, एयरपोर्ट बनाए गए, विद्युत के लिए व्यवस्था की गई। ये सब क्या है? पब्लिक गुड्स प्लस इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, इस पर खर्च हुआ। जब इस पर खर्च होता है तो सामान्य रूप से होता क्या है, पहले वो समझेंगे फिर उसको समझेंगे। जब सरकार यहाँ खर्च करती है तो इनका क्या हो जाता है, लॉजिस्टिक सस्ता हो जाता है। रोड बनाया तो लॉजिस्टिक सस्ता हो जाएगा, विद्युत बनाई तो उत्पादन बढ़ाने में आसानी रहेगी, सतत विद्युत मिलेगी। अब इससे इनको बढ़ता है भरोसा, किसको? निजी निवेशकों को। तो वो करते हैं निवेश कि भाई अब लगाओ, अच्छा उत्पादन होगा और बिकेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ जब होता है तो यहाँ पर काम मिलेगा लोगों को, लोग यहाँ काम करेंगे, सड़क बनाओ, पोर्ट बनाओ, एयरपोर्ट, तो यहाँ मजदूर काम करेंगे। मजदूर से तात्पर्य यहाँ सभी वर्गों से है, चाहे किसी भी क्लास का हो, और इनको मिलेगी वेज। अब वेज मिलेगी तो ये क्या करेंगे, सामान खरीदेंगे। वेज मिलने का मतलब ये होता है कि मांग बढ़ेगी अर्थव्यवस्था में। अब मांग बढ़ेगी तो ये इधर निवेश करके उत्पादन किया इन्होंने और ये सामान खरीद लेंगे, तो ये चक्र पूरा हो जाएगा। ये होता है सामान्य रूप से। अब यहाँ पर इन्होंने जो बताया उसको समझेंगे हम अपने हिसाब से, ताकि हमारे लिए यूज़फुल रहे। केवल इन्हीं के पर्सपेक्टिव से नहीं समझना है, हम हर जगह उसको इस्तेमाल कर सकें, इस तरह समझेंगे। ठीक है, ये होता है साइकिल जो हमने समझा। अभी इन्होंने बताया कि मान लीजिए ये खर्च किया सरकार ने 10 लाख करोड़ का, इस खर्च में हो सकता है छोटे बड़े प्रोजेक्ट पर खर्च हुआ होगा, छोटे बड़े प्रोजेक्ट पर खर्च हुआ होगा, लेकिन इसका फ़ायदा क्या होता है? इसकी दो चीज़ें हैं। इससे मांग तुरंत बढ़ती है, मांग बढ़ेगी, तुरंत बढ़ती है, क्योंकि वहाँ पर जो लोग काम करें उनको वेज मिलेगा तो मांग तो बढ़ेगी। लेकिन जो बड़े प्रोजेक्ट होते हैं उनका पूरा होने में समय ज़्यादा लगता है। जैसे मान लीजिए एयरपोर्ट बनाना है, 3-4 साल लग जाएंगे, समय ज़्यादा होता है। समय इसी को बोलते हैं जेस्टेशन पीरियड, प्रोजेक्ट में लगने वाला समय उसी को बोलते हैं जेस्टेशन पीरियड, एक शब्द में ये होता है ज़्यादा। ठीक। तो एक तो ये समस्या है, जब समय ज़्यादा लगेगा तो अभी कंपनी को भरोसा नहीं हो पा रहा है, जब कंप्लीट होगा तब देखेंगे। एक तो ये समस्या। अब यहाँ पर मांग तो बढ़ी, नो डाउट मांग बढ़ेगी। प्रॉब्लम क्या है यहाँ पर?
आप इसी लॉजिक को हर जगह लगा सकते हैं अर्थव्यवस्था में जब भी लिख रहे होंगे कैपेक्स वगैरह को। ठीक है, अब होगा क्या, ये भी तो संभावना हो सकती है जो खर्च किया गया वो कहाँ खर्च किया गया। ये तो एस्पेक्ट है, अभी हम देखेंगे इसको आगे। कहाँ खर्च किया मतलब हो सकता है भारी मशीनरी का पर खर्च किया गया हो। अब भारी मशीनरी पर अगर खर्च हुआ होगा तो इससे मांग तो नहीं बढ़ेगी ना। मशीन तो मशीन जिसको लाभ हुआ उसने रख लिया, लोगों के हाथों में पैसा नहीं आएगा तो मांग कैसे बढ़ेगी। अगर भारी मशीनरी पर खर्च ज़्यादा हुआ है तो मांग कम हो जाएगी। एक ये भी हो सकता है जो खर्च किया गया है इसमें से इंपोर्ट एक्सपेंडिचर कितना हुआ है, आयात पर खर्च। इसका मतलब क्या है, क्योंकि आपने जब प्रोजेक्ट चालू किया होगा तो उसमें हो सकता है आपको बड़ी मशीनें लगी हों, बड़ी मशीनें लगी हों और उनका आपने क्या किया हो, आयात किया हो। तो मशीनों का आयात किया हो या कोई और खर्च बाहर से किया हो आपने, तो ये पैसा कहाँ जाएगा, बाहर जाएगा। अब देश में पैसा रहेगा नहीं तो मांग कहाँ आएगी, तो मांग नहीं, यहाँ तो मांग आएगी ही नहीं, क्योंकि पैसा देश में होना जरूरी है तभी मांग जनरेट होगी अपने देश में। तो ये डोमेस्टिक डिमांड नहीं होगी, घरेलू मांग का हिस्सा ही नहीं है ये तो। अगर आपने जो प्रोजेक्ट बनाया गया उसके लिए बाहर से सामान मंगवाया है किसी भी तरीके से तो वो घरेलू मांग का हिस्सा ही नहीं रहेगा। हर जगह एप्लीकेबल है ये, आप लोग याद रखेंगे इसको। इसके अलावा ये आपने जो खर्च किया है क्या ऐसे सेक्टर में खर्च किया है जो लेबर इंटेंसिव है। लेबर इंटेंसिव सेक्टर में खर्च नहीं हुआ है तो घरेलू मांग कम जनरेट होगी। घरेलू मांग का मतलब सिर्फ यही है हाथ में पैसा कितना आ रहा है, तो अगर लेबर इंटेंसिव होगा तो मांग ज़्यादा होगी। तो ये सारे फैक्टर हैं। अब यही घरेलू मांग हम यहाँ लिख रहे थे, ये मांग कितनी जनरेट हुई होगी, ये मांग जो है घरेलू मांग है। यही रीजन्स इन्होंने दिए हैं ओवरऑल। तो कुल मिलाकर ये रीजन्स आप हर जगह लगा सकते हैं और यही रीजन्स हैं जिसकी वजह से भारत में कॉरपोरेट इन्वेस्टमेंट या प्राइवेट एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर से आता प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, वो कम हुआ है या बहुत पीछे छूट रहा है। यहाँ सरकार का खर्च तो हमने देखा, यहाँ पर एक और एस्पेक्ट अगर आप यहाँ पर जो टर्म यूज किए गए हैं दो, वो मैं समझा देता हूँ। एक होता है क्राउडिंग आउट, सरकार द्वारा जब वित्तीय बाजार से, वित्तीय बाजार मतलब सामान्य बाजार, उसके लिए हम प्रयोग कर रहे हैं वित्तीय बाजार से उधारी ली जाती है खर्च के लिए, इसी को बोलते हैं क्राउडिंग आउट। होगा क्या, खर्च के लिए उधारी लेगा, सरकार ने उधारी लिया तो क्या होगा, बाजार में पैसों की कमी हो जाएगी। बाजार में फंड तो सीमित ही है ना सबके पास, ऐसा तो नहीं असीमित फंड है, फंड की कमी। और जब फंड की कमी होगी तो क्या होगा, जब भी किसी चीज़ की कमी होती है तो फंड मिलना मुश्किल हो जाएगा, मतलब ब्याज की दर बढ़ जाएगी। और जैसे ही ब्याज दर बढ़ जाती है तो जो निजी निवेशक है उसको क्या हो जाएगा, निजी निवेशक को लोन मिलेगा महंगा, लोन महंगा मिलेगा। और जब लोन महंगा मिलेगा तो क्या करेगा निजी निवेशक, निवेश नहीं करेगा या कम करेगा, निवेश कम हो जाएगा। क्राउडिंग आउट की ये समस्या है, यही है क्राउडिंग आउट पूरा प्रोसेस। सरकार द्वारा जब वित्तीय बाजार से उधारी ली जाती है अपने खर्च के लिए
तो ऐसे में बाज़ार में फंड की कमी हो जाती है, जिससे ब्याज दरें बढ़ जाती हैं, और जब ब्याज दरें बढ़ जाती हैं तो निजी निवेशकों को लोन लेना महंगा हो जाता है, और इस वजह से वो निवेश कम करते हैं, नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि लाभ इनका कम हो जाता है। दिस इज कॉल्ड क्राउडिंग आउट। इसी का जस्ट अपोजिट करेंगे, उसको बोलते हैं क्राउडिंग इन। क्राउडिंग इन क्या होता है? सरकार द्वारा जब खर्च किया जाता है, ये कैपिटल के संदर्भ में बात कर रहे हैं हम लोग, कैपिटल एक्सपेंडिचर में। तो कैपेक्स, कैपेक्स क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर। खर्च किया जाता है इस पर, कैपिटल पर। तब क्या होता है, इस जब खर्च होगा तो पब्लिक गुड्स का निर्माण होगा। पब्लिक गुड्स मतलब यहाँ अवसंरचना मेन रूप से आप याद रखेंगे, बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं। और जब अवसंरचना का निर्माण होगा तब क्या होगा? निवेशकों को लगेगा लॉजिस्टिक्स सस्ता हो गया, मतलब सामान भेजना सस्ता, लोन सस्ता हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सरकार तो खर्च कर रही है, मार्केट सुधार तो ले रही है, तो लोन मिलेगा सस्ता। अब इससे निवेशकों को लगेगा कि सब तो ठीक है, तो निवेशकों का भरोसा क्या होगा? बढ़ेगा। और जब निवेशकों को भरोसा बढ़ेगा तो निवेश भी बढ़ेगा। भरोसा क्यों बढ़ेगा? क्योंकि सरकार कैपेक्स कर रही है तो मार्केट में मांग बढ़ रही है, क्योंकि जो लोग वहाँ काम कर रहे हैं उन क्या हैं? देश के ही तो श्रमिक है। रोजगार सृजन होगा तो घरेलू मांग बढ़ेगी, ये निवेश करेंगे, यहाँ वस्तुओं का उत्पादन होगा, और इन्होंने देखा कि वस्तुओं का उत्पादन हुआ है, ये आके खरीद लेंगे, तो इनका चक्कर चल जाएगा। बस यही होता है क्राउडिंग। और अभी हमने जो एडिटोरियल समझा उसमें यही प्रॉब्लम है कि यहाँ पर ये चीज़ जो नहीं, ये नहीं हो पा रही है, भरोसा नहीं जम पा रहा है। तो हम इसी के साथ इसको ख़त्म करते हैं। थैंक यू।